दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, सरकार गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। और चुनाव कैसा रहा, बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक कहें, साथ ही स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी हैं। सर, इस चुनाव नतीजे को किस रूप में आप देखते हैं? चुनाव नतीजे देश की राजनीति के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए और आम आदमी पार्टी और वैकल्पिक राजनीति के भविष्य के लिए, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। देश की राजनीति में जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक माहौल बना था, उम्मीद का एक माहौल बना था कि देश में कुछ बदलाव हो रहा है। तकनीकी रूप से बीजेपी नहीं हारी, लेकिन लोग उसे हारा मान रहे थे। वो माहौल बदला है और वो माहौल बदलने में दिल्ली की एक भूमिका रही है। दिल्ली की राजनीति में एक बुनियादी बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतने सालों बाद मौका मिल रहा है और आम आदमी पार्टी, जिसने एक ऐसा बेस बना लिया था जिससे लगता था कि वो लेफ्ट फ्रंट की तरह 20-30 साल तक राज कर सकती है, अचानक ध्वस्त हो गई है। दिल्ली की राजनीति का चरित्र बदल रहा है और आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मैं कहूँगा देश में वैकल्पिक राजनीति का जो नया प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग का ये वाहन, जो आम आदमी पार्टी नामक वाहन है, वो वाहन काफ़ी गहरे रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है। तो इसे आप एक दुर्घटना कह रहे हैं, तो इसे क्या दुर्घटना के बाद ये मौका आएगा क्या, पटरी पर फिर वाहन आ पाएगी? दुर्घटना एक मायने में मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के हार के बाद बहुत लोग काफ़ी खुश थे। वो लोग जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, वो लोग भी बहुत खुश थे। वो लोग जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ रहे थे या जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव जिन्होंने लड़ा था, मैंने लिखा ये कहते हुए कि मैं इस खुशी का हिस्सा नहीं हो सकता। बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी से हमारे कोई संबंध नहीं है और जिस तरीके से हमारे साथ कुछ साथियों के साथ व्यवहार किया गया था, वो भूलता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत तकलीफ़, दुख तकलीफ़, भावना, खुंदक को लेके पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दो। सच ये है कि ये धक्का सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। इस देश में बीजेपी का जो राजनीतिक वर्चस्व जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जो सब लोग हैं, जिनमें हम शामिल हैं, उन सब लोगों के लिए धक्का है, चाहे जिसका जो भी नाम हो, क्योंकि नंबर तो सबको आएगा। और बीजेपी इस वक्त एक टोटल डोमिनेंस की राजनीति कर रही है कि सबको, विरोध की हर संभावना को समाप्त करना। आँख की किरकिरी भी अगर कोई है, जो कि आम आदमी पार्टी मोदी जी के लिए थी, तो किरकिरी को बाहर भी निकालना और मसल भी देना ताकि आगे से कभी ना बने। उस तरह की राजनीति हो रही है और इसलिए ऐसे में ये देखने की बजाय कि चलो अभी ये इसको लग गया, इसका नंबर आ गया, मज़ा आ गया, ये कोई समझदारी की राजनीति नहीं है। इसको दीर्घकालिक तरीके से देखना चाहिए। जहाँ तक वैकल्पिक राजनीति की बात है, ईमानदारी की बात यह है कि वो रास्ता आम आदमी पार्टी ने बहुत साल पहले छोड़ दिया था। नैतिक राजनीति, राजनीति का ढर्रा बदलना, वो सब छोड़ दिया था। लेकिन उसे छोड़ के आम आदमी पार्टी ने एक वो काम किया जो कि दूसरी राजनीति, सामान्य पार्टियां जो कर सकती हैं बेहतर तरीके का, वो काम किया। मतलब शिक्षा पे कुछ फोकस किया, थोड़ा स्वास्थ्य पे किया, लोगों को, गरीब लोगों को कुछ मुफ्त चीज़ें दिलाई। उससे ज़्यादा दिल्ली के जो लोग एक तरह से अनधिकृत जीवन जी रहे थे, सिर्फ अनधिकृत कॉलोनी में नहीं थे, अनधिकृत जीवन जीने वाले जो लोग थे, उन लोगों को महसूस हुआ कि भाई कोई है हमारे साथ, सत्ता वाले हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात होती है। वो सब हुआ, उसको धक्का लगता है, तो इस पे सबको चिंता होनी चाहिए। बीजेपी ने जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का नाम लिया गया है, मुझे इस बात से बहुत खुशी नहीं होती है। ये वर्ल्ड क्लास सिटीज़ कैसे बनते हैं हम सब जानते हैं। जब स्मार्ट ने जो व्यवहार में होता है, वो तो यही होता है कि जब कोई विदेश अपने, जब ये मीटिंग हुई थी, G20 की मीटिंग हुई थी, तो क्या हुआ था, गरीबों के सामने
टेंट लगा दिए गए थे, उन्हें छुपाने के लिए उसके ऊपर लगा दिया गया था। ये इस देश में वर्ल्ड क्लास बनाने का मतलब होता है। कोई रिवर फ्रंट बन जाएगा यमुना में, जैसे कि अहमदाबाद में बना है, जहाँ कहीं और से पानी लाया जाता है। उस तरह के दिल्ली के विकास को केवल कुछ चंद लोगों के सुख सुविधा विलास के लिए कर देना, ये तो कोई विकास नहीं है। तो ये सुन के देख के कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं जगती है। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति इसके बारे में थोड़ा और सजग है। आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अन्ना आंदोलन में आप एक थिंक टैंकर के रूप में आपकी भूमिका थी। एक प्रयोग था जो ये हम कुछ अलग देश के सामने करने जा रहे हैं। तो अब इन सब बातों को किस रूप में देखते हैं? अगर आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी का ये हश्र हुआ है, तो अब ऐसा फिर कैसे जो आप लोगों की ड्रीम थी उसे कैसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, वो जो सपना था इस देश की वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने का, वो सपना तो बहुत पहले टूट चुका था। इसलिए नहीं कि हम जैसे लोग उसमें नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के रणनीति के तहत इस विचार को छोड़ दिया था कि हम राजनीति को बदल सकते हैं। आए थे राजनीति को बदलने, लेकिन साल डेढ़ साल में राजनीति ने बदल दिया था। और ये था भाई अब राजनीति करनी है। देखिए, राजनीति में तो यही होता है, यही काम करना है। वो बात तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जो अब जिसको धक्का लगा है वो ये था कि ये जो सिर्फ कि दिल्ली के लिए, एक दिल्ली के गरीब के लिए, दिल्ली के आम इंसान के लिए कुछ किया जा सकता है, इस संभावना को भी धक्का लगा है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी का नेतृत्व खुद जिम्मेवार है। आप कहते हैं कि आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फिर उसके बाद आप इतना बड़ा बंगला बनवाते हो। अब वो चाहे शीश महल हो ना हो, सोने की कोई चीज़ हो ना हो, मगर एक बात तो तय है ना, ये वो नहीं है जिसके सपने आपने दिखाए थे। शराब घोटाले में, अब घोटाले में डायरेक्टली मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, कोर्ट में साबित हो ना हो, हम नहीं जानते। लेकिन ये तो है कि कुछ तो था। शराब नीति में दाल में काला तो था और कुछ गड़बड़ तो हो रही थी। अब आप अगर पूरी दुनिया को चोर बोल के सारी दुनिया पे उंगली उठा के दिखाएंगे, तो तीन उंगली आपकी तरफ जो मुड़ती हैं वो दुनिया ज़रा ध्यान से देखना शुरू कर देगी। और उसमें आपको तो दूसरों से उस आपके चरित्र पे अगर इस तरह का दाग होगा तब तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन आम आदमी के बारे में तो उंगली में, आँख में उंगली डाल डाल के दिखाएंगे, तो वो सब हुआ। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पतन हुआ उसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। खुद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह के काम करने शुरू किए, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। उसके बाद काफ़ी कुछ मौका मिला। बीजेपी इस जीत को एक बहुत बड़ी जीत मान रही है। आपको क्या लगता है? दिल्ली तो बहुत ही छोटा सा एक राज्य के शहर के तरह यहाँ ये स्टेट है, तो 14 राज्यों में ऑलरेडी सरकार है, तो इस जीत को बीजेपी क्यों बड़ा मान रही है? बहुत बड़ी जीत। अभी प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सांसद, ये सभी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। इस जश्न को बड़े लेवल पे मनाया जाएगा, ऐसा। देखिए, एक तो बीजेपी की हर चीज़ बड़ी होती है। बीजेपी अपनी हर जीत को बड़ी जीत के रूप में पेश करती है। प्रधानमंत्री के हर काम को ऐतिहासिक काम के रूप में पेश किया जाता है। अब ये तो इनका एक सामान्य आदत और रूटीन हो गया है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी की दृष्टि से हुई है कि ये आम आदमी पार्टी उनके लिए आंख में किरकिरी थी प्रधानमंत्री के लिए, और वो मतलब 2014 से ही चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को, बीजेपी के नेताओं को लगता था कि दीर्घ काल में हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए इस किरकिरी का निकलना, या उनकी दृष्टि से ऐसा होना कि भाई अब किरकिरी निकल गई है, और मुझे लगता है कि निकालने के बाद मसलने की कोशिश भी करेंगे। देखिए अब पंजाब में क्या होता है और दिल्ली में जो 22 एमएलए हैं इनके साथ क्या होता है, ये सब कोशिश होगी। तो इसलिए दिल्ली महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में जहां उनकी एक नैतिक हार हो गई और इम्प्रेशन ये हुआ कि भाई अब तो गए,
वहाँ से लगातार रिकवरी का सिलसिला जो बीजेपी ने बनाया है वो सिलसिला जारी रहे, उसके लिए दिल्ली महत्वपूर्ण था। बीजेपी ये कर रही है, लेकिन इससे हम निष्कर्ष ये न निकाल लें कि देश का मिजाज बदल गया है। देखिए, देश के हालात नहीं बदले हैं, देश का राजनीतिक मिजाज नहीं बदला है। हाँ, जो ऊपरी स्तर पे परसेप्शन जो होता है वो ज़रूर बदल गया है, और उस मायने में ऊपर की पॉलिटिक्स स्टॉक मार्केट जैसी होती है, परसेप्शन का खेल होता है, भाई ये अप है डाउन है। तो अब बीजेपी अप हो गई है और ऑपोजिशन डाउन हो गया है। ये जो परसेप्शन बन गया है ये बीजेपी को चाहिए था, इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण था। अभी आम आदमी पार्टी की जो भी फ्रीबीज थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में उसका जिक्र खुलकर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जनहित से संबंधित जो भी योजनाएं रहेंगी वो जारी रहेंगी। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? अभी सरकार भी बनने वाली है, गठन होने वाला है। उन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग में भी कुछ योजनाओं के बारे में कहा था, लेकिन बिजली, पानी और अन्य जो फ्रीबीज है, क्या लगता है वो सफल हो पाएगी बीजेपी? देखिए, मैं इन्हें फ्रीबीज नहीं कहता, मैं रेवड़ी शब्द का व्यवहार नहीं करता। रेवड़ी से ज़्यादा महत्वपूर्ण लड्डू हैं जो इस देश में कॉरपोरेट सेक्टर को हमेशा खिलाए जाते हैं। देश को अगर ध्यान देना है तो लड्डुओं पे देना चाहिए, रेवड़ी पे इतना क्यों पीछे पड़े हुए हो। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को कभी रेवड़ी से कोई परहेज़ नहीं रहा है। किसानों का लोन मुक्त करने की बात खुद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में की थी। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में आई। महाराष्ट्र में तो क्या इन्होंने प्रॉमिस नहीं कर दिया। और दिल्ली में भी बीजेपी ने खुल के घोषणा की है कि वो सारी चीज़ें करेंगी। तो ये रेवड़ी की चर्चा केवल तभी होती है जब बीजेपी का कोई विरोधी कुछ ऐसा वायदा कर दे जो कि बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, तो अचानक सारा मीडिया रेवड़ी रेवड़ी, हल्का सा इशारा होता है, सारा मीडिया कूद पड़ता है रेवड़ी की बात करने। ये तो खैर बात सच नहीं है। आम आदमी पार्टी की इतनी उपलब्धि जरूर कही जानी चाहिए कि उसने ये जो एक टेम्पलेट बना दिया है, उस टेम्पलेट से बाहर आना बीजेपी के लिए फ़िलहाल संभव नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि चाहे बिजली हो, चाहे महिलाओं के लिए बस का ट्रेवल हो, ये सब में कोई तात्कालिक तुरंत परिवर्तन करेगा। बीजेपी की हिम्मत नहीं है, मुश्किल से चुनाव जीते हैं, दिखने में बड़ी जीत दिख रही है, लेकिन केवल 3.5% की है। बीजेपी को भी एहसास होगा, तो ये तो बदलेंगे नहीं। ये देखना है कि 2500 रुपये महीना जो महिलाओं का वायदा इन्होंने किया था वो कैसे निभाते हैं, कब तक निभाते हैं। ये भी याद रखिए कि दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। वो सारी चीज़ें जो सामान्य राज्यों में आप नहीं कर सकते वो सब प्रयोग दिल्ली में किए जा सकते हैं। इसी दम पे आम आदमी पार्टी ने भी किए, जो पंजाब में नहीं कर पाए। घोषणा तो कर दी, पंजाब में कहाँ कर पाए, वहाँ रेवेन्यू नहीं है। देश के किसी सामान्य राज्य में रेवेन्यू नहीं है, केवल दिल्ली में है। तो दिल्ली में संभव है कि बीजेपी इन तमाम चीज़ों को जारी रखे, लेकिन धीरे धीरे ये सारा निज़ाम दिल्ली में जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, वो मिडिल क्लास मिडिल में नहीं है, दरमियानी व्यक्ति। दिल्ली का मिडिल क्लास वो है जो किसी तरह से स्कूटर चला लेता है और स्कूटर में थोड़ा सा चिंता करके चलाता है कि तेल का खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। वो दिल्ली का मिडिल है। उस मिडिल के लिए नहीं चलेगी सरकार, चलेगी निर्मला सीतारमन जी वाला जो मिडिल क्लास है, जिसकी महीने में 1 लाख रुपए तनख्वाह है और उससे ऊपर का है, उसके लिए चलेगी। धीरे धीरे सारी नीतियां इनके पक्ष में होती जाएंगी और यही एक चिंता का सबब है। अभी आपने कहा 3.5% वोट का अंतर रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो वोट शेयर हैं उसमें। तो क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस के पहले वोटर थे, कैडर, वो आम आदमी पार्टी को चला गया और अभी वो उनमें से बीजेपी की तरफ कितना स्विंग हुआ है? परसेंटेज में देखें तो बहुत ही कम लग रहा है, यानी झुग्गी झोपड़ी अनधिकृत कॉलोनी इन सब में या पूर्वांचल के जो लोग हैं, क्या वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए हैं? देखिए, चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो पोस्ट पोल सर्वेक्षण CSDS वगैरह का आया है, उससे अब तस्वीर साफ है कि किसने किसको वोट दिया। केवल क्षेत्र के हिसाब से नहीं, वर्गों के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो पिक्चर स्पष्ट है। देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस का इससे कोई खास लेना देना है नहीं। कांग्रेस का केवल 2% वोट बढ़ा है और उस 2% में कितने आम आदमी पार्टी के वोटर थे, कितने बीजेपी के थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा उसमें। जो तस्वीर है वो ये है कि दिल्ली का जो ऊपरी तबका है उसने जम के बीजेपी को वोट दिया है। जो निचला तबका है, गरीब वर्ग है, उसने जम के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। जो सवर्ण जातियां हैं
वो खुल के जम के बीजेपी के साथ रही हैं, और जो दलित, माइनॉरिटीज़, मुसलमान और सिख दोनों, वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हैं, और ओबीसी में भी आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ झुकाव रहा है। महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ रही हैं, पुरुष बीजेपी के साथ गए हैं। बस जो बदलाव पिछली चुनाव में और इसमें हुआ है वो ये कि दोनों वर्गों में, ऊपरी वर्ग में और निचले तबके में, गरीब में और अमीर में, दोनों में बीजेपी का वोट बढ़ा है, दोनों में आम आदमी पार्टी का वोट गिरा है पिछली बार की तुलना में। तो इस लिहाज से पूरे दिल्ली के मतदाता वर्ग का एक हिस्सा शिफ्ट किया है। पिछले 2 चुनाव से क्या होता था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से जीत रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कोई 15% वोटर बीजेपी से खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता था। इस बार 15% नहीं हुआ, सिर्फ 7% हुआ। यही फ़र्क हुआ है। इसकी वजह से ये जो बुनियादी बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना बड़ा फासला सीटों में दिखाई दे रहा है वो वोट में है नहीं। और सामान्यतः किसी और पार्टी की अगर बात होती तो मैं कहता क्या हुआ, 3 चुनाव मज़े से जीते थे, 1 हार गए, इतनी भी क्या बड़ी बात है, और हारे भी सिर्फ 3.5% से, 44% वोट है, गरीब आपके साथ है, दोबारा खड़े हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि ये सामान्य लॉजिक उन पे लागू नहीं होता। वो इसलिए कि उनका सब कुछ ले देकर दिल्ली है, सारी राजनीति ले देकर केवल चुनाव के इर्द गिर्द है, और पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल। ऐसे में दिल्ली में चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार जाए तो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है कि युद्ध के अंदर सेनापति अगर घोड़े से गिर जाए। तो ऐसे में ये संभव है कि ये 3.5% का फासला उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए। नहीं तो शुद्ध चुनाव के गणित की दृष्टि से देखें तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी बात हुई नहीं है। तो अब पंजाब को लेके कयास लगाए जा रहे हैं, जो बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? आपका क्या आकलन है? आम आदमी पार्टी, जैसे अरविंद केजरीवाल ही अभी ना तो वो विधायक हैं, कुछ भी अब नहीं है, सिर्फ पार्टी के संयोजक हैं, क्या उन्हें पंजाब से राज्यसभा में जा सकते हैं या पंजाब के सीएम को रिप्लेस कर सकते हैं? इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं चुनाव नतीजे आने के बाद, इस पर क्या आपका कहना है? 2 तरह की चर्चाएं हैं। एक तो ये कि पंजाब के अगले चुनाव में क्या होगा, और दूसरा अगले चुनाव से पहले क्या होगा। जो पहले वाला खेल है, मुझे लगता है कि उसके बारे में शायद ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह हो रहा है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व पंजाब सरकार को चुनाव तक बचा सकेगा, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हालांकि खूब उठापटक होगी, खींचतान होगी, और अरविंद केजरीवाल पार्टी के अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, और उन्हें क्या बनने की आवश्यकता है। पार्टियों के अध्यक्ष जरूर कोई सांसद, एमएलए, राज्यसभा हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। राज्यसभा का पद राष्ट्रीय कन्वीनर, एक बड़े दल के राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। अगर वो ऐसा कोई पद लेते हैं तो ये संकेत जाएगा कि कुर्सी के बगैर टिक नहीं सकते। वो उनके कद को बड़ा नहीं छोटा करेगा अगर ऐसा होता है तो। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में टिक पाएगी, वो एक सवाल है। और वो आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब का मतदाता बहुत ज़्यादा धीरज वाला नहीं है। वो आपका काम देखता है और काम नहीं हो तो कान पकड़ के बाहर कर देता है, बड़े से बड़े को। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है। पैसे थे नहीं, वायदे बड़े कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर तक को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उनके तो क्या ही कहने, माशाअल्लाह वो तो वहाँ उनके लिए आना, और वो स्थिति में जबकि पंजाब में एक तरह की उग्रवादी राजनीति दोबारा शुरू हो रही है, अलगाववादी राजनीति की सुगबुगाहट है, ऐसे में आम आदमी पार्टी वहाँ दोबारा जनमत हासिल कर पाएगी, ये एक बहुत कठिन काम है। और वो असली परीक्षा होगी, क्योंकि अगर पंजाब में भी सत्ता में नहीं रहती आम आदमी पार्टी तो फिर वो क्या कर पाएगी। दोनों राज्यों से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी
कैसे बचेगी, और वो जबकि बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कोई ईडी आईटी ये सब धंधे अब शुरू हो जाए, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा के नहीं मानेगी, वो उसे ख़त्म करना चाहेगी। और उसका वजह यही है कि दोनों में वैचारिक नज़दीकी है। हमेशा जहाँ वैचारिक नज़दीकी होती है वहाँ व्यक्तिगत खुन्नस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एडीएमके और डीएमके के अंदर है, जैसे सीपीएम और सीपीएमएल में एक ज़माने में होती थी। तो इसलिए वहाँ उसे ख़त्म करने का खेल होगा, और उसे हमें देखना चाहिए कि उसके सामने आम आदमी पार्टी कैसे टिकती है। तो तात्कालिक संकट हो सकता है वो सुलझा पाए, लेकिन जो दीर्घकालिक समस्या है उसको कैसे देखेगी, ये टेढ़ी खेल है। असम गण परिषद भी पार्टी है, बसपा का जो हंस रहे हैं देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये अगर ऐसा हुआ जैसा आप कह रहे हैं दिल्ली के बाद पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी भी एक बस पार्टी नाम की रह जाएगी? अभी से ये सब कहना कठिन है, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में और 100 अवगुण होंगे। वो ढीले नहीं है और सुस्त नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो होगा। अरविंद केजरीवाल ना ढीले हैं और ना ही एक माने उन नेताओं में जो कि पीछे से देख रहे हैं अच्छा टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी उनकी फितरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, क्या करेगी ये देखने का सवाल है, और वो चलता है नहीं। तो अभी से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि जो असम गण परिषद के साथ हुआ वही होगा या बसपा के साथ जो हो रहा है वही होगा, अभी से मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। निर्भर करता है। हाँ, ये बात तय है कि जिस सपने को लेके आम आदमी पार्टी बनी थी, वो सपना आज कहीं भी दूर दराज तक दिखाई नहीं देता, और शायद जो गरीब की राजनीति को केंद्र में लाने का दुस्साहस इसने दिखाया था, उसको शायद लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। आप हुए, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, सब एक थिंक टैंक थे आम आदमी पार्टी के, उनकी नींव को मजबूत करने वाले आप सब थे। क्या आपको लगता है जो आप सब आज पार्टी में होते तो शायद कुछ अलग हश्र होता? पता नहीं, देखिए क्या होता है, इंसानों की फितरत होती है कि अपने आप कमी महसूस कर रही होगी, कभी बात हुई है? बात कतई नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कमी महसूस हो रही है। इंसान की फितरत होती है कि अपने आप को दुनिया के केंद्र में रख लेता है और सोचता है कि जहाँ मैं डाउन हुआ वहाँ दुनिया डाउन हो गई, मेरी कुर्सी हिली तो लगता है संसार हिल रहा है। ऐसा शायद नहीं है। मैं समझता हूँ हमसे मुक्ति पाके आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को तो संतोष ही मिला था, और क्योंकि हमारे जैसे लोगों की उपस्थिति उनको बार बार याद दिलाती थी कि क्या करना चाहिए, क्या गलत हो रहा है। और वो तो खुल के हमें कहते थे उस ज़माने में कि इतने आदर्शवाद की बात करते हैं, कैसे चलेगा, ऐसे आइडियलिज्म से काम नहीं। आंदोलन के दिनों में ठीक था ये सब बातें करना, अब ये सब बातें चल नहीं सकती, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, ये सब बातें। तो मैं नहीं समझता कि ये सोचना कि हमारी वजह से, हमारे न होने की वजह से ये स्थिति हुई है, तो बहुत अपने बारे में एक विशेष धारणा बनाना होगा जो मेरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने वो जो आदर्श की, सिद्धांतों की राजनीति करने का प्रयास छोड़ दिया, उसका दीर्घकाल में क्या असर पड़ा होगा। कहीं ना कहीं पब्लिक तक ये बात पहुंच जाती है कि ये वो पार्टी नहीं है जो हमने शुरू में सोचा था, जिसे हम मंदिर समझते थे वो दुकान है। ये बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे जैसे व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे हों, लेकिन हमारे जैसे लोगों का अलग होना आम आदमी पार्टी के एक बड़े परिवर्तन का लक्षण था। और वो परिवर्तन ये था कि जिन जो बातें करके हम आए थे, उन बातों पे अब हमें टिकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बिल्कुल बाकी पार्टियों की तरह एक आम पार्टी बनना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक आम पार्टी बनने की तरफ जो परिवर्तन था, हम जैसे लोगों का बाहर निकलना केवल उसका एक लक्षण मात्र था। तो महत्वपूर्ण बात हमारा होना या ना होना नहीं था, महत्वपूर्ण बात ये था कि जब वो पार्टी बिल्कुल बाकी पार्टियों जैसी एक आम पार्टी बनती है, तो आम पार्टियों जैसी सफलता भी मिली, आम पार्टियों जैसी हार भी हो गई। चुनाव में खुलकर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि
चुनाव जीतने के बाद जनता उन्हें चुनेगी तो वो सीएम बनेंगे, और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि शराब घोटाला और ये सब के आरोप सब गलत हैं। और अगर हमारे खिलाफ परिणाम आता है तो मैं मान लूँगा आरोप सही हैं। अब उनको क्या करना चाहिए? जनता ने तो उन्हें मैंडेट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं इस पूरे चुनाव को अपना व्यक्तिगत रेफरेंडम बना दिया और खुल के कहा कि मैं कुर्सी पर तब बैठूंगा जब जनता मुझे बरी कर देगी इस मुकदमे से। अब दिक्कत ये है कि जब आप इस तरह का दावा करते हैं तो फिर तो जनता का जो परिणाम आता है आपको स्वीकार करना ही होगा। तो अब खैर सीएम बनने का तो कोई चॉइस ही नहीं रहा, तो इसमें कोई उनके पास कोई विकल्प है नहीं। लेकिन उस चुनावी दावे और डायलॉग बाजी को छोड़ भी दें तो शायद ये समय है एक बार गिरेबान में झांकने का और देखने का कि जिन आधार पे ये पार्टी बनी, जिन वादे पे पार्टी बनी, क्या हमने ही तो उसको न डुबा दिया, और क्या वाकई दोबारा उससे जुड़ना चाहते हैं उस रास्ते से। अगर वो करते हैं तो जाहिर है आम आदमी पार्टी में अभी भी उम्मीद बची रहेगी, क्योंकि एक बार जब लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं तो वो पार्टी रातों रात तो ख़त्म होती नहीं है। तो गुंजाइश बहुत कुछ है, बशर्ते कि वो उससे सही सबक सीखें, मगर मैं नहीं जानता कि वो सीखेंगे या नहीं। कांग्रेस का हश्र जो हुआ है, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, बड़े नाम संदीप दीक्षित कह लें हम, अलका लांबा, रागिनी नायक, वो चुनाव नतीजे से उन्हें उतनी दुख ही नहीं है। उन्हें लग रहा है हमने आम आदमी पार्टी को हराया, हमारी सरकार को। तो क्या आपको लगता है बीजेपी की जीत की वजह कांग्रेस ने जो वोट काटा है वो एक बड़ा फैक्टर है? ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, जहाँ 3.5% का फासला हो दो पार्टियों के बीच में तो आप 50 चीज़ें गिना सकते हैं कि अगर वो होती तो 2% इधर से उधर हो जाता तो जीत जाते। अगर चुनाव आयोग थोड़ा सा भी न्यूट्रल होता तो 2% का फ़र्क पड़ जाता। अगर मीडिया थोड़ा सा इनके पक्ष में होता तो 2% का फ़र्क पड़ जाता। कांग्रेस ना होती, कांग्रेस अगर खुल के आम आदमी पार्टी का प्रचार शुरू कर देती, हो सकता है 2% का फ़र्क पड़ जाता। ये तो कहने की बातें हैं। सच बात ये है कि कांग्रेस इस चुनाव पे बड़ा असर नहीं डाल पाई। कांग्रेस का न्यूनतम लक्ष्य ये था कि वो 10-12% वोट ले लेगी। 10-12% तो आए नहीं। मेहनत की कांग्रेस ने, और आज भी दिल्ली में कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा छुपा हुआ वोट है। छुपा हुआ मतलब जो सहानुभूति कांग्रेस के साथ रखता है, जिसके लिए कांग्रेस उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन वोट तभी देगा अगर उसे लगेगा कि भाई 5 बाकी लोग भी वोट डाल रहे हैं। अगर कांग्रेस जीत हार की लड़ाई में शामिल है तो दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें गरीब है, दलित है, मुसलमान है, ये सब आज शिफ्ट करने को तैयार हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस लड़ाई में दिखाई दे तब, इस बार लड़ाई में दिखाई नहीं दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई भविष्य नहीं है, खासतौर पे अब जबकि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है। अगर कांग्रेस सचमुच काम करे ज़मीन पे तो कांग्रेस के पास एक आधार है दोबारा दिल्ली में आने के लिए। 2030 के चुनाव अगर विधानसभा के होंगे तो बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से होगा? अभी से इसके बारे में कयास लगाना बिल्कुल ना संभव है, ना समझदारी का काम है। इस पे निर्भर करता है। लेकिन मैं सचमुच गंभीर हूँ कि अगर कांग्रेस, क्योंकि इस परिस्थिति में अगर कांग्रेस अगले 2 साल एमसीडी चुनाव तक गंभीरता से काम करती है तो याद रखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वोट कांग्रेस के पास है। जो आज की बात मैं नहीं कर रहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़े, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट आया था। वो कौन वोट है? तो दिल्ली में एक बड़ा वोट है। और ख़ास तौर पे अब जबकि कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली गरीब के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में बोल रही है, तो कांग्रेस उसकी दावेदार बन सकती है, बशर्ते ज़मीन पर काम करे, बशर्ते चुनाव की तैयारी चुनाव से 4 हफ्ते पहले शुरू ना करे, उससे 4 साल पहले शुरू करें। गठबंधन का भी नतीजा हम लोगों के सामने है, तो अब उसका
क्या अंजाम होगा? अगर लगता है गठबंधन में चुनाव लड़ते तो मुकाबला बेहतर हम कर सकते थे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से फ़ायदा होता, लेकिन मैं नहीं मानता कि अगर चुनाव से 3 हफ्ता पहले सिर्फ टिकट एडजस्टमेंट हो जाता, सीट एडजस्टमेंट हो जाता, उतने से परिणाम बदलता। गठबंधन में काम करने का मतलब है कि आप कम से कम 6 महीना पहले मिलकर सोचें, रणनीति हो, मिलकर प्रचार हो आपका, तब फर्क पड़ता है। और दिल्ली में वैसा न इस बार होने की संभावना थी, और वास्तव में लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ नहीं था। नाम के वास्ते गठबंधन था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सबसे कठिन गठबंधनों में से है। जैसे कांग्रेस और टीएमसी का बंगाल में है, ये दोनों सबसे कठिन गठबंधनों में है। ज़्यादा बड़ा सवाल बाकी जो गठबंधन है, जो इंडिया कोलिशन का है, इंडिया कोलिशन में आम आदमी पार्टी की भूमिका हमेशा थोड़ी किनारे की थी भी, नहीं भी थी। तो इंडिया गठबंधन के भविष्य को केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंध से न जांचें। महत्वपूर्ण संबंध है कांग्रेस और सपा का, कांग्रेस और राजद का, कांग्रेस डीएमके का, कांग्रेस और एनसीपी का। ये संबंध अगर है तो इस गठबंधन के पास भविष्य है। दिल्ली की आगामी राजनीति में अगर इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला कंपटीशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगा, गैर बीजेपी के उसको करने में। इसलिए गठबंधन होता तो मुझे दिखाई नहीं देता दिल्ली के, कम से कम एमसीडी चुनाव में और आगे के दिल्ली के चुनाव में। असली बात यह है कि दिल्ली का वो वोटर जो आज बाहर महसूस हो रहा है, जिसको हटा साइड में करते हुए बीजेपी सत्ता में आई है, उस वोट का दावेदार कौन होगा और उस वोट को पुख्ता कौन कर सकता है, ये दिल्ली का भविष्य तय करेगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन होने से पहले इस चुनाव को कैसे देखा, इसमें बीजेपी के प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर उन्होंने खुलकर हमारे साथ बात की। साथ ही बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर भी अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। मैं कैमरामैन संदीप सिंह के साथ आशुतोष झा, ईटीवी भारत।